अब हम आ रहे हैं कहाँ पे, चैप्टर नंबर 11 के रिवीजन पे। जल्दी से देखते हैं चैप्टर नंबर 11 कैसे था, बजटरी कंट्रोल। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि देखिए इंटरमीडिएट लेवल पे जब हमने बजटरी कंट्रोल पढ़ा था वहाँ पे बजट वगैरह बनाने थे, वहाँ पे पूरे प्रॉपर बजट, फ्लेक्सिबल बजट, प्रोडक्शन बजट वगैरह बनाने थे। टिपिकली हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, लेकिन आ जाए तो आपको बजट बनाना आना चाहिए, मैं क्लियरली बोल दूं। आपने कहा अगर आएगा तो सर हम रेडी रहेंगे कि हम बजट बना पाए, हमारे पास आना नहीं चाहिए। यहाँ पे किस तरीके से है, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम पे ज्यादा फोकस है, और सबसे पहले हम फोकस करेंगे इसी के लिए। आपने कहा क्या, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड पे। तो आपने कहा अच्छा सर फीडबैक और फीड फॉरवर्ड पे हम फोकस करेंगे। मैंने कहा हाँ। याद रखिए बजट जो होता है, ये बात याद रखना, फीडबैक फीड फॉरवर्ड पे आऊंगा अभी। आपने आपने कहा कि सर बजट जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा जरूरी होता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है मैनेजर के लिए। ये टारगेट होता है तो चैलेंजिंग होता है, अचीवेबल टारगेट होता है तो लोग मोटिवेट होते हैं। आपका डेटा कलेक्ट होता है और टाइमली बेस पे कलेक्ट होते रहना चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। रिपोर्ट वगैरह बननी चाहिए टाइमली बेस पे। आपको याद रखना चाहिए बजट में कि हर मैनेजर के लिए ना कि सिर्फ जनरल पर्पस एक डॉक्यूमेंट बने बजट के अंदर, टाइमली वेरिएंसेस रिपोर्ट हो, शॉर्ट टर्म रिपोर्टिंग की जहां जरूरत हो शॉर्ट पीरियड रिपोर्टिंग भी हो सके, और आपने कहा कि सर जहां पे जरूरत हो, जहां पे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा हो, वहां पे हम एक्शन भी ले सकें। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ा सीधी सी बात है, दो चीजें करते हैं, एक तो प्लान करते हैं, दूसरा कंट्रोल करते हैं। प्लान मतलब बजट वगैरह बनाते हैं, दूसरा देखते हैं कि यार वो मीट नहीं कर रहा, वेरिएंसेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपके डेवलप होते हैं दो कंट्रोल सिस्टम्स, एक है फीडबैक, एक है फीडबैक, दूसरा है फीड फॉरवर्ड। फीडबैक मतलब इफ समथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड, अब आप उसके बाद का सोच रहे हैं। और फीड फॉरवर्ड मतलब होने से पहले, कुछ भी होने से पहले आप सोच रहे हैं। तो आपने कहा कि सर कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। मैंने आपको बताया फोर्ड ने कार बनाई पहली बार, हेनरी फोर्ड वन ने। जब उसने कार बनाई हेनरी फोर्ड वन ने, और उसने कार इंट्रोड्यूस की, तो उसने बहुत मेहनत की, बहुत सोचा कि यार गियर किस तरीके से लगेगा क्या। ये सब कहलाता है फीड फॉरवर्ड, कि जब मैं रियल लाइफ सिचुएशन में जाऊंगा। उसने देखिए पहले क्या किया, बजट बनाया कि ये कॉस्ट लगेगी, ये होगा, इस तरीके से होगा। फिर वो बैठ के टेस्टिंग करने बैठा कि यार गियर लगाता हूँ, गियर अगर हम पर फर्स्ट लगाएंगे तो इस तरीके से, मतलब प्लानिंग फोरकास्टिंग करने लगा कि ऐसा करने से क्या होगा, क्या मेरा सही रिजल्ट आ रहा है, यानी अगर नहीं आ रहा तो उसके ऊपर मैंने चाहे बजट में वर्क अराउंड करूं, चाहे मैं प्लानिंग फोरकास्टिंग में वर्क अराउंड करूं, मेरे को करना चाहिए। ये उसने फीड फॉरवर्ड के बारे में सोचना शुरू किया। एक्चुअल आउटकम क्या आएगा, उसने कहा फोरकास्ट कर रहा हूं एक्चुअल आउटकम क्या आएगा, और उसके हिसाब से उसने क्या किया, कार बना दी। अब उसने नोटिस किया कि यार ठीक है, जो भी चेंजेस, अगर मान के चलिए बजट में और आउटकम में उसको डिविएशन लग रहा था, उसने बजट को या अपने जो भी फोरकास्ट है उसको एडजस्ट करने की कोशिश की। उसने कोशिश की प्रोसेस को पहले ही इंप्रूव कर दूं, मतलब प्रोडक्शन करने से पहले ही सोचा। उसको आपने क्या कहा, फीड फॉरवर्ड। लेकिन लेकिन दूसरा पर्सन क्या था, दूसरा क्या हुआ, उसने कार बना दी। उसके बाद उसने देखा अरे कार को रिवर्स तो कर ही नहीं पा रहे। मतलब अब क्या हुआ, बजट बनाया, परफॉर्म कर दिया, परफॉर्म करने के बाद उसको समझ में आया, एक्चुअल जब हो चुका था तब उसको समझ में आया अरे रिवर्स तो कर ही नहीं पा रहे। तो अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं इसको इंप्रूव करूं, मैं इसको फ्यूचर के लिए इंप्रूव करूं। तो इसको कहते हैं फीडबैक, मतलब होने के बाद बैक रिवर्स में सोच रहे हैं, अरे यार ये हो गया, बैक साइड पे अगर ऐसा किया होता तो बेटर रहता, आगे चलो ऐसा कर लेता हूं। तो आप उसको फीडबैक कहते हैं। फीडबैक में आप क्या करते हैं, कई बार आप सिर्फ अपनी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, जो स्टैंडर्ड्स हैं या कुछ भी है, आपने कहा कि यार मुझे अपनी प्रोसेसेस वगैरह को इंप्रूव करना चाहिए। और कई बार आप क्या करते हैं, उसको कहते हैं सिंगल लूप या प्राइमरी फीडबैक, सिंगल लूप या प्राइमरी फीडबैक। या कई बार आप कहते हैं नहीं यार बजट ही गलत है, बजट को भी एडजस्ट करो किसी तरह, बजट रियल लाइफ से एसोसिएट नहीं हो रहे। तो उसको आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी लूप या डबल लूप या सेकेंडरी फीडबैक। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर। तो आपको याद रखना है फोरकास्ट में अगर एडजस्टमेंट कर, मतलब आप ये समझिए, फीड फॉरवर्ड का मतलब कोई काम होने से पहले, कोई काम होने से पहले अगर आप पहले ही प्लान कर रहे हैं, पहले ही सिस्टम्स को लेके आ रहे हैं, तो आप उसको कह रहे हैं फीड फॉरवर्ड। आप पहले ही कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आए वो सही आए।
पूरी मेहनत कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं फीड फॉरवर्ड। आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपनी प्रोसेसेस में, अपने बजट में, जो कुछ भी कर रहे हैं उसको आप क्या कह रहे हैं, फीड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के लिए फीड कर रहे हैं। और अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप होने के बाद कर रहे हैं, अगर आप होने के बाद कर रहे हैं, मतलब इवेंट अगर हो चुका है अब आप कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो, फ्यूचर के लिए इंप्रूवमेंट हो जाए, तो आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको कहते हैं फीड बैक। उसको आप क्या कहते हैं, फीड बैक। फीड फॉरवर्ड क्या है, आपने कहा करने से पहले ही हम इंप्रूव कर रहे हैं, इवेंट अगर होने से पहले इंप्रूव कर रहे हैं। फीडबैक क्या है, इवेंट अगर होने के बाद रियल एक्चुअल से चेक करके, वेरिएशंस को एनालाइज करके, डिविएशंस को एनालाइज करके। इसके अंदर रिपोर्ट, जो कंट्रोल रिपोर्ट्स बनाने की गाइडलाइंस है, मैंने डिटेल में क्वेश्चन के साथ समझाई थी, तो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आपको वो गाइडलाइंस खुद पढ़नी है क्वेश्चन के साथ, प्लीज ध्यान से याद से पढ़ लीजिएगा। फिर हम आए थे, कई तरीके के बजट होते हैं। मैंने आपको समझाया था पहला बजट होता है टॉप टू डाउन। टॉप डाउन बजट में, जिसे इम्पोज स्टाइल बजट भी कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीनियर मैनेजमेंट जो होती है ना, सीनियर मैनेजमेंट सोचती है कि इस तरीके से हमारे को एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ये रेवेन्यू होना चाहिए, और वो नीचे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को कहती है कि आपको ये इंप्लीमेंट करना है। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स थोड़ा सा नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली उनको अपने हिसाब से काम करने को, उनको अपना बजट मिल जाता है। वो फिर फर्दर उसको नीचे भेजते हैं डाउन द लाइन, और नीचे जो ऑपरेशंस मैनेजर, फ्रंट लाइन मैनेजर या बजट होल्डिंग स्टाफ, जो भी आपका बजट से डील करेगा, जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स के साथ डील करेगा बजट को, वो कहता है यार ये तुमने क्या भेज दिया, इसको मानना पड़ेगा। वो कोशिश करता है नेगोशिएट करने की, लेकिन अल्टीमेटली उसको मानना पड़ जाता है। वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है कि ठीक है, मैं एग्री करता हूं कि मैं ये बजट फुलफिल करूंगा, मैं एग्री करता हूं। लेकिन इसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन है। इसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन किस चीज की है, आप कहेंगे कि यार इसके अंदर सबसे बड़ी डिससेटिस्फैक्शन ये है कि आपने जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं, जो ऑपरेशंस मैनेजर हैं, जो एक्चुअल में लोगों के साथ डील कर रहे हैं, उनसे एक बार को सजेशन ही नहीं लिया, और आप इस वजह से कई बार ऐसे बजट बना देते हैं जो कि अनअचीवेबल हैं, जो कि रियलिटी से बिल्कुल दूर है। तो इस चीज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लेके क्या आए, हम लेके आए पार्टिसिपेटिव बजट, जैसे हम बॉटम अप बजटिंग भी कहते हैं। पार्टिसिपेटिव बजट जिसे हम बॉटम अप बजटिंग भी कहते हैं। अब आपने कहा पार्टिसिपेटिव बजट में क्या होता है सर, मैंने कहा देखो, ये हम शुरू करते हैं बजट होल्डिंग स्टाफ के साथ। मतलब जो ऑपरेशंस मैनेजर हैं, जो आपका अल्टीमेटली फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारे को क्या टारगेट फुलफिल करने हैं, क्या कर सकते हैं हम हमारी रियल लाइफ के हिसाब से क्या होना चाहिए। उन्होंने वो सोच के वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के साथ डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं हमें इतने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, हम इतना रेवेन्यू ला सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और डिपार्टमेंटल मैनेजर को अगर लगता है कहीं एडजस्टमेंट की जरूरत है, वो उनसे एडजस्टमेंट कराते हैं, और उसके बाद वो सबमिट कर देता है डिपार्टमेंट मैनेजर्स किसके पास, आपको सीनियर मैनेजमेंट के पास। अब सीनियर मैनेजमेंट उसको रेफर करती है, देखती है कि क्या उनकी जो प्लानिंग थी और जो इनकी प्लानिंग चल रही है डाउन द लाइन के हिसाब से, वो सिमिलर जा रही है या बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर उसको कहीं एडजस्टमेंट की जरूरत लगती है, तो वो उसको एडजस्ट करने को बोलता है डिपार्टमेंट मैनेजर को, और उसके बाद उस एडजस्टमेंट के बाद वो लोग, जब एडजस्टमेंट हो जाती है, तो सीनियर मैनेजर उसको अप्रूव कर देती है और उसको नीचे भेजती है वापस डिपार्टमेंटल मैनेजर को कि अब आप इसको फॉलो करेंगे, और डिपार्टमेंटल मैनेजर फर्दर उसको बजट होल्डिंग स्टाफ के पास भेज देता है। आपने कहा कि सर अल्टीमेटली इससे फायदा क्या होता है, इसमें मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि ओनरशिप होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है एम्प्लॉय का। जो मैनेजर्स हैं वो खुद इन्वॉल्व है, वो समझ रहे हैं कि हाँ, मैं एज एज माई नीड्स मैं ये कर सकता हूं, जो मुझसे कहा गया मेरे को मालूम है, उसे समझ में आता है, उसके अंदर एक ओनरशिप है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो समझ रहा है कि हाँ, वो कह रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे को ये करना है। अब उसको क्लियर है एकदम कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसको मालूम है, वो अचीवेबल थिंग्स की बात कर रहा है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बजट स्लैक की। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बजट स्लैक की, जिसको अभी हम समझते हैं कि बजट स्लैक क्या होता है। एक चीज हमने छोटी सी और समझी थी, रोलिंग बजट। बजट स्लैक का भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आ रहा हूं, रोलिंग बजट क्या होता है। रोलिंग बजट में क्या करते हैं, आपने कहा कि सर बजट जो बनाते हैं ना, जैसे हम अगर मान के चलिए 2010 में खड़े हैं, तो आप बजट बनाएंगे, पूरा बन गया 2010 का बजट, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4।
अब क्वार्टर वन जब थोड़ा सा निकल चुका होता है, क्वार्टर टू आने वाला होता है, हम दोबारा बजट बनाते हैं। एंड नाउ वी प्रिपेयर बजट फॉर क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर ऑफ 2010 एंड क्वार्टर वन ऑफ 2011। फिर अब थोड़ा सा और आगे टाइम निकलता है, क्वार्टर टू जब फिनिश होने लग जाता है, क्वार्टर थ्री शुरू होने वाला होता है, फिर से हम बजट बनाते हैं। किसका? आपने कहा कि सर क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर ऑफ 2010 and quarter 1, quarter 2 of 2011. Means we are rolling the budget, we are not stopping it, we are rolling. This way we are able to adjust the budget and data as per the current situation. Real life scenario के हिसाब से we are able to adjust our data. It is very simple और definitely it is very helpful for all of us. आपने कहा हाँ सर, ये ज़्यादा नियर सिचुएशन बताता है, क्योंकि बजट अदरवाइज तो ईयर के बिगिन में बन गया, और रियल लाइफ की सिचुएशन ईयर में क्या पता कितनी बदल जाए। अब तो वैसे भी दुनिया बहुत फास्ट बदलती है। चलिए बिहेवियरल एक्सपेक्ट पे आते हैं, बजटरी कंट्रोल पे अभी आऊंगा, बजट स्लैक पे रुक जाइएगा। आपने कहा कि सर बजट हो, इससे क्या फायदा होता है? बजट होने से बिहेवियर में क्या इंपैक्ट आता है? लोगों के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन आती है, परफॉर्म करने का मन करता है। बजट जो होना चाहिए डिमांडिंग होना चाहिए लेकिन अचीवेबल होना चाहिए। अगर वो बजट डिमांडिंग होगा लेकिन अनरियलिस्टिकली डिमांडिंग होगा तो वो लोग उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट मान के उसको करने की सोचेंगे भी नहीं। और पार्टिसिपेशन अगर मैनेजर का होता है तो वो टारगेट सेट करता है इस तरीके से, और वो इंप्रूव करता है, मोटिवेट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन पार्टिसिपेशन के चक्कर में बजट स्लैक नाम की एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये बजटरी स्लैक क्या है? आपने कहा कि सर ये बजटरी स्लैक क्या है? मैंने कहा 1 मिनट में बताता हूं। मैंने कहा देखो, बजटरी स्लैक का मतलब है दोस्तों कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मान के चलिए आप मैनेजर हैं, अब आपको मालूम है रिसोर्सेज बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, एलोकेशन बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप लोग, और ये भी हो सकता है आप कहते हैं कि यार कल को ये कॉस्ट कटिंग ले आए, तो आप क्या करते हैं, जानबूझ के रिसोर्सेज अपने पास ज्यादा एलोकेट करा लेते हैं, जानबूझ के ज्यादा एलोकेट करा लेते हैं। आप कहते हैं कि कल को हो सकता है रिसेशन आ जाए या कुछ भी आ जाए, ये तो सुनेंगे नहीं बाद में, तो एक काम करता हूँ इजी टारगेट सेट कर लेता हूँ रेवेन्यू का, मतलब लोअर टारगेट, और फिर अगर मैं ज्यादा अचीव कर दूंगा तो मैं दिखाऊंगा मैं ओवर अचीवर हूँ, मेरे को बोनस मिल जाएगा, बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस तरीके से ट्रिक करने की कोशिश करते हैं सिस्टम को। आप जानबूझ के रेवेन्यू का टारगेट जो रखते हैं वो लो रखते हैं, और कॉस्ट का टारगेट आप जानबूझ के हाई रखते हैं। आप रेवेन्यू के टारगेट जानबूझ के क्या करते हैं, लो रखते हैं, और कॉस्ट के टारगेट जानबूझ के हाई रखते हैं। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे सिंपल है, हमें कभी भी बोनस, कभी भी किसके बेस पे नहीं देना चाहिए, हमें कभी भी बोनस उसको परफॉर्मेंस जो आ रहा है, परफॉर्मेंस रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बेस पर नहीं देना चाहिए। रेदर उसका बोनस वगैरह जो होना चाहिए, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन जो होनी चाहिए, वो कॉम्पिटिटर वगैरह के बेस पे होनी चाहिए, कि पीयर्स एक्सटर्नली या तो पीयर या इंटरनली, मतलब दूसरी होमोजीनियस यूनिट में किस तरीके से वर्क हो रहा है क्वालिटी वगैरह पे, या फिर आप एक्सटर्नली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में दूसरी कंपनीज में किस तरीके से हो रहा है, उसके हिसाब से बोनस होना चाहिए, ना कि जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से। आपने कहा ठीक है सर, बजट के अंदर डिफिकल्टी से क्या इंपैक्ट आता है? याद रखिए, ओटले ने समझाया था, ओटले ने समझाया था कि देखिए, हम जैसे जैसे बजट को थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट बनाते जाते हैं, लोगों का मोटिवेशन लेवल बढ़ता जाता है कि यस आई कैन अचीव इट, आई कैन डू इट। मैं लास्ट टाइम भी तो किया था, इस बार थोड़ा और बढ़ गई है तो कुछ नहीं, मैं कर सकता हूँ। प्रोवाइडेड बजट की डिफिकल्टी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ा दें कि लोग सोचें कि अनअचीवेबल है और उसको फिर करने की सोचेंगे। तो हमें उस लेवल तक बढ़ाना चाहिए, उस पॉइंट तक बढ़ाना चाहिए जहां तक लोग कहें कि हाँ हम इसको अचीव कर सकते हैं, और उसकी डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए, हॉफस्टीन ने बताया था हमें 1968 में कि इसके बारे में कुछ उसने समझाया डिफिकल्टी के बारे में। उसने कहा देखिए, बजट्स के अंदर कोई मोटिवेशन तब तक नहीं होता, याद रखिए, जब तक लोग एक्चुअल में उसके साथ इन्वॉल्व होना ना शुरू करें, उनको बजट का टारगेट अपना पर्सनल टारगेट ना लगने लगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। बजट के जो भी टारगेट है वो उनको अपना पर्सनल टारगेट लगना चाहिए। याद रखिए, एक पॉइंट है, आपने कहा कि सर जिसके बाद बजट एक्सेप्ट नहीं होता, हम उसको कहते हैं एक्सेसली डिफिकल्ट हो गया, बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया। अदरवाइज टिल दैट पॉइंट आप क्या कहते हैं, द मोर द डिमांडिंग द बेटर द रिजल्ट्स विल बी अचीव्ड, है ना। आपने कहा कि सर याद रखिए, ज्यादा डिमांडिंग बजट ज्यादा अच्छे रिजल्ट आता है।
लेकिन ये भी याद रखिए कि जो भी आपको आपके अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से बजट परफॉर्म हो, बजट को इंप्लीमेंट किया जाए, तो आपके अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपवर्ड कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अपवर्ड कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपने कहा कि सर सही बात है, अगर अपवर्ड कम्युनिकेशन अच्छी होगी तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं। आपने कहा कि सर इसके बाद क्या था, ये लास्ट पॉइंट है, पर्सनालिटी ट्रेट पे बहुत डिपेंड करता है कि किस तरीके से लोग मोटिवेट होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। ये पर्सनालिटी ट्रेट पे बहुत डिपेंड करता है। आपने कहा कि सर इसके बाद बताइए। मैंने कहा देखिए, अब पार्टिसिपेशन कब लेस इफेक्टिव होता है और टॉप डाउन अप्रोच कब ज्यादा मानी जाती है। तो हमने समझा था कि पार्टिसिपेशन कब लेस इफेक्टिव होता है और टॉप डाउन अप्रोच कब बेटर मानी जाती है। पहला हमने समझाया था वीरूम ने पर्सनैलिटी बेस पे। उन्होंने कहा अगर एक पर्सन है जो ऑथोरिटेरियन टाइप है, जिसको ऐसा लगता है कि लोग अपने दिमाग से काम नहीं करते, वो इस तरीके से सोचता है कि यार मैं जो कहूंगा उसी तरीके से होना चाहिए, या मुझे कोई इस तरीके से बताए तभी मैं करूंगा, अगर इस तरीके के लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो पार्टिसिपेशन से कभी कोई हेल्पफुल नहीं होगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हॉपवुड ने कहा, वर्क सिचुएशन हाईली प्रोग्राम्ड है, जिसमें हमारा वर्क ही नहीं है, हमारा टेक्निकल कुछ वर्क ही नहीं है, हम इनपुट आउटपुट से कुछ वर्क ही नहीं कर पाते, तो वहां पे पार्टिसिपेशन का कोई लेना देना नहीं है, हम एक क्लैरिकल वर्क कर रहे हैं जिसके अंदर कोई पार्टिसिपेशन का कोई रोल नहीं। आपने कहा अगर एक लोग कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें लोग जो हैं वो अपने अपनी डेस्टिनी को ये मान के चलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, उसकी डिग्री लो हमारे हाथ में है, लो डिग्री ऑफ कंट्रोल है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपने कहा कि सर पार्टिसिपेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि उनकी मेहनत की वजह से कुछ भी हुआ। जॉब डिफिकल्टी, आपने कहा कि सर जहां जॉब डिफिकल्टी लो होती है वहां पे पार्टिसिपेशन हमें हेल्प नहीं कर पाता। वहां पे क्या होता है, पार्टिसिपेशन हमें हेल्प नहीं कर पाता, हम क्योंकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन जॉब डिफिकल्टी इतनी ईजी है कि हम क्लैरिकल वर्क कर रहे हैं। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में तो पार्टिसिपेशन चलता ही नहीं, वहां तो पूरी तरीके से ऊपर से चल रहा है, जैसे मैंने गवर्नमेंट का एग्जांपल लिया था। तो आपने कहा कि ठीक है, एक दो बातें और याद रखिएगा जो कि हमें याद रखनी है। क्या? जहां पे बजटरी स्लैक वगैरह ज्यादा हो तो वहां पे पार्टिसिपेशन मुश्किल हो जाता है। हमें लग रहा है अगर बजटरी स्लैक ज्यादा आएगा तो हम टॉप डाउन अप्रोच लेके चल रहे होते हैं। आपने कहा कि अगर हमें ऐसा लगता है कि यार कमिटमेंट टू स्टैंडर्ड्स जो है आ, वो बेसिकली अच्छा है इवन टॉप डाउन अप्रोच में, तो हम टॉप डाउन अप्रोच भी ले सकते हैं। आपने कहा कि अगर होमोजीनियस यूनिट है, देखिए आपका भी एक यूनिट है बिजनेस यूनिट और एक और है, अब बहुत सारी यूनिट्स हैं, अब सबको हम अलग अलग पार्टिसिपेट करने को तो कहेंगे नहीं, क्योंकि सब सेम तरीके से वर्क कर रही हैं। तो आप कहेंगे यार ऐसे में टॉप डाउन अप्रोच चलती है कि ऊपर से बजट आ जाता है, हम लोग बजट नीचे भेजते हैं डाउन द लाइन, क्योंकि हमें मालूम है सब एक तरीके से कर रही हैं, तो उनसे ज्यादा सजेशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, हर इंडिविजुअल सजेशन लेने की जरूरत नहीं, हाँ सबको क्लब बुला के एक साथ उनके सजेशन सुने जा सकते हैं। अब आपने कहा था कि सर स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए तीन तरीके के स्टाइल होते हैं। फर्स्ट है बजट बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल, सेकंड है प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल, और थर्ड है नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में आप क्या कहते हैं, बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में आप कहते हैं कि हमें जो कॉस्ट वगैरह है ना उसके ऊपर इतना ज्यादा कह दिया जाता है कि किसी हालत में भी कॉस्ट ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। हम कॉस्ट सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं, हम कहते हैं किसी हालत में भी हमारा खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से हमारे साथ जॉब रिलेटेड टेंशन आती है, क्योंकि कई बार आप चाह रहे होते हैं कि हम एक्सपेंडिचर करें, लेटस से आप चाह रहे होते हैं कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करें ताकि फ्यूचर में बेनिफिट हो जाए, लेकिन आप कर नहीं रहे होते क्योंकि आपको ऐसा करने से आपकी कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी, आपकी बजट ब्रीच हो जाएगा, तो आप कर नहीं रहे होते। तो आपने कहा कि ये प्रॉब्लम लाता है, और इससे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी हम मैनिपुलेट करना चाह रहे होते हैं। क्यों? हमारे को ये लगता है कि अगर बाई चांस ये रीच नहीं हुआ तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हमारा परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ खिलवाड़ करने में लगे पड़े होते हैं। हमारे रिलेशनशिप बड़े स्ट्रेनियस होते हैं, किसके साथ? हमारे पीयर्स के साथ या हमारे सुपीरियर के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत खराब होते हैं। सेकेंड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो कौन सा होता है? प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में क्या होता है, हमारी
कॉस्ट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं होता। हाँ, इन्वॉल्वमेंट तो बहुत होती है, लेकिन हम सोचते हैं इवन इफ अगर मेरी कॉस्ट आज ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं होती, अगर हमें लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट है, अगर लॉन्ग टर्म में उसको प्रॉफिट बन रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज कॉस्ट लगा दो। हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना, ना कि शॉर्ट टर्म। ऑब्वियसली अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम डेटा मैनिपुलेट करने की सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे को ये पिनलाइज नहीं किया जा रहा कि आपने कॉस्ट ज्यादा क्यों लगा दी। आपने कहा कि सर हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे ऑब्वियसली सबके साथ, हमारे रिलेशनशिप क्यों खराब होंगे फिर? ना सुपीरियर के साथ खराब होंगे, ना कलीग के साथ खराब होंगे। लास्ट आपने कहा नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। नॉन अकाउंटिंग स्टाइल में क्या होता है, हम लोग कहते हैं यार ये कॉस्ट और प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट सोचो ही मत। रेदर क्या करिए, आप ये सोचिए कि आखिरकार कॉस्ट और प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट मत सोचिए, रेदर आप सोचिए कि आखिरकार टीक्यूएम वगैरह कैसे लगाएं, हम क्वालिटी कैसे दें, कस्टमर को कैसे खुश रखें। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ज्यादा इंप्रूव करना चाह रहे होते हैं, ना कॉस्ट ना प्रॉफिट, इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे होते। हम प्रॉफिट ऑब्वियसली ला रहे होते हैं, कॉस्ट ऑब्वियसली मिनिमाइज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये आपने समझा, इसमें तो कोई लड़ाई और डेटा मैनिपुलेशन की बात ही नहीं। लास्ट कॉन्सेप्ट इसका था बियॉन्ड बजटिंग। लास्ट कॉन्सेप्ट इसका था बियॉन्ड बजटिंग। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए। हाँ जी, जेरेमी होप वगैरह ने बनाया था बियॉन्ड बजटिंग। ये एक एडेप्टिव अप्रोच थी। प्रॉब्लम क्या थी बजट्स के साथ, प्रॉब्लम ये थी कि बजट जो थे ना, बजट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जो बजट जो थे, टॉप डाउन हो बॉटम अप हो कुछ भी हो, वो ना बड़े रिजिड होते थे, इंक्रीमेंटल बेस पे होते थे। कहते थे कि यार ये डेटा मीट करने, ये सिचुएशन मीट करनी है, आपने कुछ भी हो जाए। उनके यहाँ स्ट्रेटेजी से इतना लिंक नहीं होता था, खासकर टॉप डाउन में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 6 मंथ्स लग गए थे बजट बनाने में, बहुत टाइम लगाते थे। अनएथिकल बिहेवियर, गेमिंग, लो बॉलिंग, सब चीज को, हिडन एजेंडाज वगैरह को प्रमोट करते थे, हमने देखा भी था। पार्टिसिपेटिव ले आते थे तो बजट स्लैक पे चालू हो जाते थे। आप टॉप टू डाउन में लेके आते थे तो वो जानबूझ के डेटा को फच करेंगे ताकि वो किसी तरीके से मीट कर सके टारगेट। बहुत सारे गेम चल रहे होते थे। आपने कहा कि सर हमें मालूम है रियल लाइफ में सिचुएशंस आउटडेटेड हो जाती हैं एजम्पशन, लेकिन यहाँ पे बजट बड़े पहले से बने बड़े होते हैं, तो वो रियल लाइफ को डिपिक्ट नहीं कर रहे होते थे। हमें एक इल्यूजन होता था कि हम कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को, जबकि ऐसा नहीं होता था। डिसीजंस कई बार बहुत जल्दी लिए जाते थे, जबकि रियल लाइफ की सिचुएशन बदल चुकी है, इंफॉर्मेशन बदल चुकी है, और हमने डिसीजन लिए थे काफी टाइम पहले जो कि आज की सिचुएशन से बिल्कुल लिंक नहीं करता। डिसीजंस बहुत हाई लेवल पे लिए जाते थे और वो ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझ पाते थे लोग जो डिसीजन ले रहे होते थे। कई बार क्या होता था, हम लोग क्योंकि वो हमारे बजट में नहीं है, हम जानते हैं ऑब्वियसली होना चाहिए, फिर भी हम वो नहीं करते थे। कि हमने कहा बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल है, आपने कहा कि यार कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी, मत करो। ऑब्वियस है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इस जगह, मत करो क्योंकि हमारे बजट में नहीं है। ये सिचुएशन आती थी। आपको कई बार क्या होती थी, हम लोगों को मजबूरन बजट के एक्सपेंडिचर को स्पेंड करना होता था, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम एलोकेट नहीं होगा। तो आपने कहा कि सर सीधी बात थी, स्पेंड इट और लूज इट, तो आपको मजबूरन बजट के एक्सपेंडिचर को स्पेंड करना था जो भी एलोकेशन है। और हमसे कहता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, रिदम जो होता था बिजनेस का, वो स्टैट्यूटरी ईयर के हिसाब से होता था, 12 मंथ्स के। वो बजट के, वो रियल बिजनेस के रिदम के हिसाब से नहीं चल रहा होता था, वो स्टैट्यूटरी फाइलिंग वगैरह के ईयर के हिसाब से चल रहा होता था 12 मंथ्स का, जबकि ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। तो हमसे जेरेमी होप वगैरह ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर सिचुएशन, उन्होंने कहा कि देखिए कहाँ कहाँ लगेगा ये आपका बियॉन्ड बजटिंग की, बजटिंग के हिसाब से मत सोचो। उन्होंने कहा बजटिंग के बियॉन्ड सोचो, कहाँ कहाँ लगेगा। तो उन्होंने कहा देखिए पेज 11-19 पे है, ऐसी इंडस्ट्रीज में लगेगा जहां पे बहुत जल्दी जल्दी रैपिड चेंज आ रहा है, बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज में लगेगा जहां पे आप मैनेजमेंट टूल्स सच एज टीक्यूएम वगैरह इंप्लीमेंट कर रहे हैं, 6 सिग्मा वगैरह इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज में लगेगा जहां पे आप रेडिकल चेंज ला रहे हैं क्योंकि आपने बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग वगैरह की है।
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो जो बजटिंग है उससे अब बियॉन्ड सोचना शुरू करते हैं। बजटिंग रिजिड थिंग है, हम एडेप्टिव थिंग लेके आएंगे। बजटिंग सब कुछ सेंट्रलाइज करने में लगी हुई है, हम कहेंगे कुछ भी सेंट्रलाइज मत करो, सब कुछ डिवॉल्व करो। सब कुछ क्या करो? डिवॉल्व करो। तो हम लोग मेनली क्या कर रहे हैं? हम एक तो एडेप्टिव प्रोसेस लेके आ रहे हैं और दूसरी चीज क्या कर रहे हैं? हम डिवॉल्व कर रहे हैं, कोई सेंट्रलाइज नहीं। ये मेन दो चीजें कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? एक तो एडेप्टिव लेके आ रहे हैं, एडेप्टिवनेस होनी चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट कर जाए। और थर्ड तो सेकंड चीज क्या है? आपने कहा कि सर डिवॉल्व हो, मतलब सेंट्रलाइज ना हो। तो उसके लिए हमने टू टाइप के प्रिंसिपल्स बनाए थे, टू टाइप के। पहला था लीडरशिप प्रिंसिपल और सेकंड था मैनेजमेंट प्रोसेसेस। कितने कितने प्रिंसिपल्स थे लीडरशिप में और मैनेजमेंट में, जरा बताएंगे मेरे को? कितने कितने प्रिंसिपल थे? मैं जल्दी से बताइए, मार्च 2016 के बाद के प्रिंसिपल्स पढ़ रहा हूं, बताइए कितने कितने प्रिंसिपल्स थे? 6 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है ना? 6 लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड 6 मैनेजमेंट प्रोसेसेस। 6 लीडरशिप प्रिंसिपल हैं और 6 क्या हैं? मैनेजमेंट प्रोसेसेस। अच्छा सर, लीडरशिप प्रिंसिपल किस तरीके से होता था? अच्छा, उन्होंने पहले ही बताया था कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीडरशिप में तो आप बड़ी बड़ी बातें कर जाएं और मैनेजमेंट प्रोसेसेस में आप उन्हें इंप्लीमेंट ना करें। तो आपको क्या रखना है? आपको सिंक्रोनाइज करना है दोनों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ लीडरशिप के बारे में सोचें या सिर्फ आप मैनेजमेंट के बारे में सोचें, आपको दोनों को सिंक्रोनाइज करना है ना? एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है कि आप ये सारे प्रिंसिपल्स एक वन गो में लगाएं, आपको धीरे धीरे करके इनको इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव होती जाएगी। उन्होंने साफ बोला था कि ये कोई फास्ट फूड नहीं है कि जल्दी से चबा गए, ये आपको धीरे धीरे करके आपको ऑर्डर करना है, धीरे धीरे करके आपको इसको एडजस्ट करना है, सिचुएशन को लेके चलना है। तो उन्होंने क्या कहा था? अगर आप लीडरशिप को इंप्रूव करना है, देखो दो चीजें हैं, एक तो लीडरशिप को इंप्रूव करिए, लीडरशिप को इंप्रूव करने के लिए ये चीज दिमाग में रखिए, ये 6 प्रिंसिपल्स रखिए। और मैनेजमेंट प्रोसेसेस को इंप्रूव करिए, उनके लिए भी उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स बताए। तो लीडरशिप के क्या 6 प्रिंसिपल थे? पहला पर्पस। आपको याद होगा डेमिंग में भी हमने सीखा था, डेमिंग के रूल्स जो थे 14 प्रिंसिपल्स, वहां पे कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस था, यहां पे भी पर्पस कह रहा है, सेम ही बात है। हम यहां पे भी वही कह रहे हैं, वहां पे भी वही कह रहे हैं। यहां पे कहता है कि यार आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या पर्पस है, हर पर्सन को क्लियर होना चाहिए, चाहे वो छोटा सा एम्प्लॉय क्यों ना। अगर आप एक चिप बना रहे हैं मोबाइल का, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके चिप का क्या यूजेबिलिटी है, उसके बेस पे मोबाइल कैसे वर्क करेगा। तो आप ऐसा फील करने लग जाएंगे कि एक मैं मोबाइल का पार्ट हूं, मैं बहुत असेंशियल पार्ट हूं। आप ये मत सोचिए कि उसको सिर्फ बोलें कि चिप बना रहे। चिप बनाना क्या होता है? उसको लगे कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो वो एक एंगेज करता है प्रिंसिपल पीपल को, इंस्पायर करता है। और हमें याद रखने, हम पर्पस जो डेवलप करें वो वैल्यू से हटे हुए ना हो। हमारी वैल्यूज, सोशल वैल्यूज वगैरह पूरी होनी चाहिए, क्लियर कि हम क्या सोचते हैं, किस तरीके से। और हम लोगों को याद रखना है कि हमें जो गवर्न करना है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, वो शेयर्ड वैल्यूज के साथ करना है, साउंड जजमेंट, कॉमन सेंस के साथ करना है। लोगों को, एक फ्रंट लाइन मैनेजर को छूट दीजिए कि आप सोचिए, आप दिमाग लगाइए कि कैसे, किस सिचुएशन के अंदर हमारी कंपनी की वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करिए हुए, हमारे पर्पस ये है, उसके हिसाब से हमारी किस सिचुएशन में बेस्ट डिसीजन क्या होगा, बेस्ट जजमेंट आप सोचिए, कॉमन सेंस के बेस पे आप सोचिए। बिकॉज यू आर डीलिंग विद द कस्टमर, हम नहीं डील कर रहे, आप डील कर रहे हैं, आप फ्रंट लाइन पे, आप सब कुछ देख रहे हैं, आप डील करिए। कोई हम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना रहे, हम सिचुएशन के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से जजमेंट लेने को कह रहे हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं। इंफॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंट करिए, कोई हिडन वो नहीं। क्या हिडन? हिडन रख के फायदा क्या? खोल के रखिए इंफॉर्मेशन, सबको पता चलनी चाहिए क्या चल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, किस में क्या है, किस तरीके से डिसीजन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर। जैसे ही टॉप लेवल पे कुछ भी हो, किसी जगह भी कुछ भी हो, हर जगह हर किसी को इंफॉर्मेशन पता हो। अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन पुल करनी हो, कस्टमर सामने बैठा है, 1 सेकंड में वो इंफॉर्मेशन पुल कर सको। ये नहीं कि वो पूरी हायरार्की के थ्रू जा रहा है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कैसे भी सेटिस्फाई करे इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट। हाँ, गलत चीज नहीं। आपने कहा ठीक है सर,
ऑर्गेनाइजेशन, आपको इसमें क्या करना है, आपको डिसेंट्रलाइज करना है, आपको फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, डिसेंट्रलाइज करना है, उनको डिसीजन लेने के लिए कैपेबिलिटी देनी है, उनको कहना है कि आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप इससे डील नहीं कर सकते, आप उसके पास कैसे चलेगा, ये डिपार्टमेंट आप हायरार्की के थ्रू नहीं आए। अरे क्या करेगा हायरार्की, आपको काम खत्म करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब बकवास चले, जो कि एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चलती है कि आपको अगर मुझसे बात करनी है ना, तो पहले अपने बॉस से बात करो, क्योंकि आप मेरे डिपार्टमेंट से नहीं डील कर रहे, तो आप पहले वहां से लेके आओ अप्रूवल, तब मैं आपको समझाऊंगा। ये क्या लॉजिक है? मेरे वर्क है, मेरा टीम है, मेरे टीम का बिजनेस हैम्पर हो रहा है, आप मेरे को बताइए इसको कैसे करना है, ताकि मैं अपने कस्टमर वगैरह को या मेरा जो वर्क है उसको कंप्लीट कर सकूं। तो हम अपनी टीम के अंदर, हम अपनी टीम का वर्क करने के लिए किसी से भी कभी भी बात कर सकते हो, पूरी तरह डिसेंट्रलाइज हो, पूरी तरह डिवॉल्व हो। तो आप इसमें क्या करते हैं, आप कहते हैं इसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है, लोगों का एजिलिटी आती, फास्ट होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं, वो समझते हैं हाँ कि यार हम अब हम अकाउंटेबल, हम किसी चीज के पीछे छुप नहीं सकते अब, कि यार ये तो इस वजह से नहीं कर पाए, हम किसी चीज के पीछे नहीं छुप सकते, अब वो अकाउंटेबल फील कर रहे हैं। याद रखिए, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब लोगों पे ट्रस्ट करिए, उनके डिसीजंस पे ट्रस्ट करिए, उनको करने दीजिए, उनको सोचने दीजिए, उनको एक डिसीजन लेने दीजिए, उनको फ्रीडम दीजिए कि वो एक्ट कर सकें सिचुएशन के हिसाब से, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को फुलफिल करने के लिए। अगर कोई ट्रस्ट ब्रीच भी कर दे तो ऐसा नहीं है उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने बैठ जाए, क्यों कि यार एक ने गलती कर दी तो सबको पनिश करेंगे, अब तो ये कोई लॉजिक नहीं है। आपको ट्रस्ट नहीं, ठीक है, होता है, गलती है, ट्रस्ट छूट गया, कोई बात नहीं, अब फिर से रिगेन कराइए ट्रस्ट, फिर से सब कुछ करिए, ताकि लोग आपस में एक एक टीम की तरह काम करें, है ना। आपने कस्टमर याद रखना, सब कुछ कस्टमर सर्वोप्रिय, मींस कस्टमर इज द किंग। What I mean to say here is everything must be done to satisfy the needs of the customer. याद रखिए, हर चीज को हमें कस्टमर की नीड से कनेक्ट करना है, हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना है। हमारे दिमाग में, सब लोगों के दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कस्टमर क्या चाहता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सब लोगों का एक ही थॉट होना चाहिए, किस किस कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई करे, सबको एकदम क्लियर होना चाहिए कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ये इनके 6 लीडरशिप प्रिंसिपल्स थे, ये इनके 6 लीडरशिप प्रिंसिपल्स थे। फिर 6 उन्होंने दिए मैनेजमेंट प्रोसेसेस के प्रिंसिपल्स। उन्होंने कहा अच्छा मैनेजमेंट प्रोसेसेस के भी प्रिंसिपल हैं, हाँ। अच्छा देखो, मैं आपको फिर से बता दूं, याद दिला दूं, मैंने आपको यूट्यूब पे बियॉन्ड बजटिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स दिए थे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पूरा दिखाए थे मैंने आपको। जो ये क्रिएटर हैं, जो बजाटे वगैरह हैं, जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स लिखे हैं, उनके वीडियोस दिखाए थे प्रॉपर मैंने आपको। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रिवाइज करें, उनके वीडियोस जरूर देखें, बिकॉज दे आर द बेस्ट वन टू गाइड यू। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा, आगे आगे कहते हैं रिदम क्रिएट करो। रिदम क्या यार, एक बिजनेस का रिदम ऐसे होता है कि एक सीजन काम है, एक सीजन नहीं, जरूरी नहीं है दोनों मिला के वो 12 मंथ हो। तो बिजनेस के सीजन के हिसाब से, इसका मतलब ये नहीं है आप स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस मत करिए कि 12 मंथ का सीजन नहीं हो सकता है 12 मंथ के हिसाब से भी पीरियड हो सकता है, लेकिन आपका जो होना चाहिए वो आपको वर्क एक्ट जो करना है वो सीजन या बिजनेस के रिदम के हिसाब से एक्ट करना है। स्टैट्यूटरी ठीक है, वो चलता रहेगा, वो अकाउंटेंट्स वगैरह काम है। बिजनेस मैन का काम क्या है, बिजनेस के रिदम के हिसाब से वर्क करना, मैनेजमेंट प्रोसेस इस तरीके से बनाना कि वो बिजनेस की रिदम को मीट करे। प्लान्स एंड फोरकास्ट और साथ में टारगेट। टारगेट एक एम्बिशियस थिंग है कि हमें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। प्लान क्या कहता है, प्लान कहता है कि हमें क्या क्या करना है ताकि वो टारगेट वगैरह हम कर सकें। और फोरकास्ट, हम रियल में कहां पे पहुंचेंगे, हम रियल में कहां पे पहुंचेंगे। तो हमें याद रखना है, जब टारगेट सेट कर रहे हो तो एक एम्बिशियस, डायरेक्शनल, कोई एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, एक क्लियर टारगेट होना चाहिए कि हमें ऐसे करना है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव गोल्स हमने बनाए हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से। जिस समय प्लान और फोरकास्ट कर रहे हो तो हमारे एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमारी प्रोसेसेस जो हैं वो रिजिड एक्सरसाइजेस ना हो, किसी तरीके से कोई बायसनेस ना हो, एकदम एकदम क्लियर फोरकास्टिंग हो, ताकि एकदम समझ में आ सके कि कहाँ गलती चल रही है, कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, कैसे करना चाहिए, ताकि हमें समझ में आ सके कहाँ हमारा प्लान फेल हो रहा है, कहाँ फोरकास्टिंग हमारी गड़बड़ जा रही है। रिसोर्स एलोकेशन, इसका मतलब हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को कंटेन करना है,
नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पे कॉस्ट नहीं इनकर करनी, सिर्फ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पे कॉस्ट इनकर करनी है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी लगाते चले गए। उनको हमें मालूम है बड़े लिमिटेड रिसोर्स है, ये नहीं सोचना कि अगर आज हम यूटिलाइज कर देंगे तो फिर दोबारा मिलेंगे नहीं। जो भी रिसोर्सेज है उनको बेस्ट में यूटिलाइज करिए। ये आपका रिसोर्स एलोकेशन है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है? आपने कहा कि सर हम लोगों को जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे को रिवॉर्ड देना है, बोनस देना है, नहीं। हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ मेजरमेंट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं। रादर इसलिए करना चाहिए कि हम सोचें कि उसको एनालाइज करके हमें समझ में आए कि हमें कहाँ लर्निंग की जरूरत है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि हम अपने आप को इंप्रूव कर सकें और हम आगे इफेक्टिव बन सकें। ठीक है। और लास्ट रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कभी इंडिविजुअल पर्सन को मत दो, टीम को मत लो, पूरी एक डिवीजन को दो, प्रॉफिट को शेयर करो, ताकि कोई गेमिंग एटीट्यूड या कुछ भी ना रहे। सब समझें, वो समझेंगे कि वो एक टीम वर्क की तरह सोचना शुरू करेंगे। फिक्स परफॉर्मेंस टारगेट के बेस पे उनको मत दो कि आपने फिक्स बोनस वगैरह तब मिलेगा जब आप इस चीज को फुलफिल कर लोगे, नहीं। रिलेटिव सोचो कि यार इंटरनल होमोजीनियस यूनिट्स के हिसाब से भी सोचो कि वो क्वालिटी में, सेफ्टी में, स्टैंडर्ड्स में कहाँ पे कैसे चल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं। और ये भी सोचिए कि आखिरकार एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में यही काम कैसे हो रहा है, वहां पे किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से चल रहा है, हमारा किस तरीके से चल रहा है, और उसके बेस पे रिवॉर्ड्स दीजिए, ना कि मीटिंग फॉर फाइनेंशियल टारगेट्स। ये आपके बियॉन्ड बजटिंग के प्रिंसिपल्स थे। इन्होंने बस सीधी सी बात कही थी, उन्होंने कहा था बजटिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं चलती, बजटिंग हमारा गलत है, आउटडेटेड है। ऑल दो बजटिंग में इंप्रूव होती जा रही है, फोरकास्टिंग के टूल्स इंप्रूव होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इनका मानना ये था कि देखो हमें बजटिंग से बियॉन्ड सोचना है, क्योंकि बजटिंग के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक है। हमें ऑर्गेनाइजेशन को एडेप्टिव बनाना है, हमें फ्रंट लाइन मैनेजर को एक एक पावर देनी है कि वो डिसीजन ले सके, हमें पावर देनी है, ऑर्गेनाइजेशन में डिवॉल्व करना है ताकि डिसेंट्रलाइज हो सके और हम लोग सब लोग क्या कर सकें, हम लोग डिवॉल्व कर सके, डिवॉल्व करने के बाद एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें कोई किसी से भी कभी भी बात कर सके, इंफॉर्मेशन का फ्लो कंस्ट्रेंट ना हो, सबके पास जा सके। बताइए किसी को अगर कोई भी डाउट हो बियॉन्ड बजटिंग। चलिए मान के चल रहा हूं किसी को भी कोई भी डाउट नहीं, मान लूं, ठीक है, मान के चल रहा हूं किसी को भी कोई डाउट नहीं,